हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 5 का जो सेकंड टॉपिक है, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर। इसमें हम लोग भूमि, जो भी फॉरेस्ट एरिया है, जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, वो सभी का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम इन डिटेल समझेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड, मतलब भूमि का क्या कॉन्सेप्ट था उस टाइम पीरियड में। ठीक है, तो इन इंडियन कल्चर लैंड इज रिगार्डेड एज अ मदर। हमारा जो इंडियन कल्चर है उसमें जो भी भूमि है, जो भी लैंड का हिस्सा है, उसको एज अ मदर रिगार्ड किया जाता है। ठीक है, उसे एज अ मदर माना जाता है, माँ के समान। इन द मनुस्मृति इट इज स्टेटेड इन अ वर्ड्स, मनुस्मृति के एक वर्ड्स में ऐसा बताया गया है कि जो किंग है वो जो भी बरीड ट्रेजर्स हैं अंडरग्राउंड, ज़मीन के अंदर जो भी ट्रेजर्स वगैरह बरी किए हुए हैं, उसके ओनर किंग है। उसके भी ओनर किंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि उस लैंड के ओनर किंग है। तो लैंड का ओनर किंग है, तो लैंड के अंदर जो भी ट्रेजर्स बरीड है उसके भी ओनर कौन होंगे? किंग होंगे। तो ये क्या शो करता है कि जितने भी लैंड है, जितने भी प्रकार के लैंड है, वो सारे स्टेट को बिलोंग करते हैं, इन द सेंस किंग को बिलोंग करते हैं, क्योंकि किंग ही रूलर है ऑब्वियसली। तो अकॉर्डिंग टू डियोडोरस, डियोडोरस के अकॉर्डिंग इंडिया में लैंड क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट। जो भी भूमि का हिस्सा था वो स्टेट का प्रॉपर्टी था, एंड नो प्राइवेट इंडिविजुअल वाज अलाउड टू ओन इट। अब ये जो स्टेट का जो लैंड है वो किसी प्राइवेट पर्सन या कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल को अलाउ नहीं था कि वो उसे ओन कर ले, उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, अब कुछ विद्वान या मनुस्मृति के अकॉर्डिंग ऐसा हमें पता चला है कि जो भी लैंड का जो प्राइवेट ओनरशिप था, जैसे कोई पर्सन है अब उसका प्रॉपर्टी है, तो ये चीज़ एग्जिस्ट करता था उस टाइम पीरियड में। लेकिन बाकी जो भी है वो किसका है? वो स्टेट का है, प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट, मतलब उसके जो ओनर है वो किंग है। ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि जो भी ट्रेजर्स वगैरह ज़मीन के अंदर बरी किए गए हैं पहले के टाइम पे, उसके भी ओनर कौन होते थे? किंग ही होते थे। In Purva Mimsa, it is stated that a king cannot confiscate or grant a land belonging to private individuals. ग्रांट, ये दान, दान की बात हो रही है यहाँ पे। पूर्व मीमांसा में ऐसा बताया गया है कि जो राजा है वो लैंड को किसी को ग्रांट नहीं कर सकता है, बिलोंगिंग टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी वो नहीं दे सकता है, दान भी नहीं कर सकता है, लैंड को कॉन्फिस्केट नहीं कर सकता। इन दिस वे नारद स्टेट्स दैट इफ द स्टेट बिगिंस टू इंटरफेयर इन द ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ हाउसेज एंड लैंड, इट वुड बी हाईली प्रॉब्लमैटिक। अब देखो, नारद के अकॉर्डिंग अगर स्टेट इंटरफेयर कर रहा है किसी के लैंड के ओनरशिप में, या कोई चीज़ उसको या कोई पर्सन कोई चीज़ पोजेस कर रहा है, उसके पास कोई हाउस है या कोई लैंड का हिस्सा है, तो ये अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये एक हाईली प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है फॉर द स्टेट, बिकॉज एज अ रिजल्ट कंप्लीट अनार्की वुड प्रिवेल। ऐसा करने से अनार्की मीन्स आपको पता होगा अराजकता आ जाएगी। ठीक है, द अर्थशास्त्र क्लियरली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन स्टेट लैंड एंड प्राइवेट लैंड। अर्थशास्त्र में आपको इसके बारे में डिफरेंस पता चलेगा कि स्टेट का क्या है। देखो, अभी मैंने प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात की कि उनका भी लैंड है एंड स्टेट का भी अपना प्रॉपर्टी है, तो उसके बीच डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ये हमें अर्थशास्त्र में बताया गया। इन द जातक स्टोरीज इट इज मेंशन्ड दैट अ किंग told his subjects that he could not give them land because he was not its owner. तो देखो, जातक की जो स्टोरीज है, जातक की कथाएं में ऐसा बताया गया है कि जो किंग है वो अपने सब्जेक्ट्स को ऐसा बताते हैं कि वो उन्हें लैंड नहीं दे सकते, एंड उसका ये रीज़न ये देते हैं कि वो खुद इसके ओनर नहीं है। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड एग्जिस्टेड एज अर्ली एज ऋग्वेदिक पीरियड। तो ये जो प्राइवेट ओनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ज़मीन का जो प्राइवेट ओनरशिप है, ये ऋग्वेदिक पीरियड से चलते आ रहा है। Ancient literatures contain so many contradictory references regarding the ownership of land that it is difficult to arrive at any definite conclusion. अब ancient time period के जो भी literatures हैं, जो भी text books हैं, तो उनमें से हम लोग को रेफरेंसेस तो मिला है, लेकिन वो इतने कॉन्ट्राडिक्टरी है कि वो हम अभी तक मान नहीं सकते हैं। हम एक कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाए कि जो ओनरशिप ऑफ लैंड का जो टॉपिक है वो क्या है, मतलब। ठीक है, उसका हमें एक कंक्लूजन तक अभी तक हम नहीं पहुंच पाए। वी फाइंड रेफरेंसेस टू रॉयल ओनरशिप ऑफ लैंड अलॉन्ग साइड इंडिविजुअल और फैमिली ओनरशिप। ठीक है, हमें रॉयल ओनरशिप ऑफ लैंड के कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं। डिफरेंट सिस्टम्स वे प्रेवलेंट इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री। अब ये जो लैंड ओनिंग का जो सिस्टम है कि किसका प्राइवेट रहेगा, किसका स्टेट का प्रॉपर्टी रहेगा, इसके बहुत सारे सिस्टम्स थे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। ठीक है, इन एंशियंट टाइम्स लैंड वॉज मोस्टली ग्रांटेड एज गिफ्ट्स। एंशियंट टाइम पीरियड में जो भी भूमि का हिस्सा था वो एज अ गिफ्ट ग्रांट किया जाता था, एंड वी हैव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट बाइंग और सेलिंग लैंड।
तो उस टाइम पीरियड पे अभी हमारे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उस समय भूमि को खरीदा जाता था या सेल किया जाता था। उस समय जो भी ज़मीन था उसे गिफ्ट्स के तौर पे किसी को दिया जाता था, ठीक है। तो गिफ्ट के तौर पे दिया गया है तो ये बाइंग भी नहीं हो गया, ये सेलिंग भी नहीं हो गया, राइट। लैंड ग्रांट्स वेर गिवन बाय रूलर्स। अब ये जो लैंड ग्रांट्स थे, लैंड दान में देना या फिर किसी को गिफ्ट करना आप कह सकते हो, तो ये कौन करते थे? रूलर्स करते थे, ठीक है, जो भी किंग वहाँ पे रूल कर रहे हैं। एंड और प्राइवेट इंडिविजुअल्स टू ब्राह्मण्स और टेम्पल्स। और जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, अगर वो किसी को लैंड ग्रांट कर रहा है तो किसको करेगा? ब्राह्मण्स को करेगा और टेम्पल को दान करेगा, ठीक है। This means that while some land was under the ownership of private individuals or communities, other land belonged to the state. तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो भी लैंड का थोड़ा मोड़ा हिस्सा आप कह सकते हो कि प्राइवेट इंडिविजुअल की ओनरशिप के अंदर है या कम्युनिटी के अंदर है, बाकी का जो लैंड का हिस्सा है वो स्टेट को बिलोंग करता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड इज ओवर नाउ। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ फॉरेस्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। The development of ancient Indian civilization and spirituality took place in ashrams located in forests, which were not only centers of Indian education and training but also served as administrative and policy controlling centers for the state. तो आप देख सकते हो कि ancient Indian civilization में जो भी डेवलपमेंट हुआ या जो भी स्पिरिचुअलिटी आई, स्पिरिचुअलिटी की भावना है या जो भी डेवलपमेंट हुए उस टाइम पीरियड पे, वो मोस्टली कहाँ पे हुए? आश्रम्स में हुए। आश्रम कहाँ रहते थे? फॉरेस्ट में लोकेट करता था आश्रम, ठीक है। तो ये विच वेर नॉट ओनली सेंटर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन, ये सिर्फ इंडियन एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई या कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड नहीं होते थे आश्रम, लेकिन आश्रम एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिसी कंट्रोलिंग सेंटर्स भी वर्क करते थे फॉर द स्टेट जहाँ किंग रूल कर रहे हैं। ट्रीज, मॉन्यूमेंट्स, फॉरेस्ट, एनिमल्स, not monuments, mountains, birds, rivers and other natural resources were considered manifestations of God in the Indian text. तो इंडियन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये जो पेड़ है, पहाड़ है, जो भी वृक्ष, जानवर, चिड़िया, नदी, ये सारे जो भी बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज, इसको एज अ गॉड ट्रीट किया जाता था। ये हमें पता चलता है इंडियन, जो भी आप लिटरेचर्स वगैरह पढ़ सकते हो, इंडियन कॉन्टेक्स्ट से इन सभी को भगवान का दर्जा दिया गया था, ठीक है। दे convert the polluted air emitted by humans and factories into oxygen. अब ये जो भी ट्रीज है, ये जो भी फॉरेस्ट है, ये क्या करते हैं? जो भी पॉल्यूटेड एयर जो ह्यूमंस के द्वारा निकाला गया है, आप कह सकते हो फैक्ट्रीज से जो ऑक्सीजन एंड ऑल, ये क्या करते हैं? ये पॉल्यूटेड एयर को ना ऑक्सीजन में बदल देते हैं। ये लाइफ प्रोवाइड करते हैं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस अर्थ में, उनको ऑक्सीजन की नीड है फॉर देयर सर्वाइवल, तो ये उसमें हेल्प करते हैं। इन इंडियन स्क्रिप्चर्स देयर आर प्रेस्क्राइब्ड रूल्स फॉर द वर्शिप ऑफ द ट्रीज। तो इंडिया के जो भी स्क्रिप्चर्स है, जो भी बुक्स है, उसमें वहाँ पे आपको रूल्स मतलब रूल्स वगैरह लिखे गए कि हमें ट्रीज को कैसे वर्शिप करना है, ट्रीज की कैसे हमें पूजा करनी है, पेड़ों की कैसे पूजा करनी है। हाईलाइटिंग द सैक्रेडनेस ऑफ ट्रीज। ट्रीज की जब हम सैक्रेडनेस को हाईलाइट कर रहे हैं तो हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि श्री कृष्ण स्पोक ऑफ द हिमालयाज एज अ फिक्स्ड प्लेस। उन्होंने बोला कि हिमालयाज क्या है? एक फिक्स्ड प्लेस है उनका। एंड कॉल्ड द पीपल ट्री स्पेशल अमंग लिविंग बींग्स। एंड जो पीपल का पेड़ है वो ह्यूमंस के, ये जो लिविंग बींग्स हैं उनके एक स्पेशल है, स्पेशल चीज़ है। क्या? पीपल ट्री। श्री कृष्ण स्टेटमेंट क्लियरली शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज इन हिंदू कल्चर। अब ये जो श्री कृष्ण का जो स्टेटमेंट है, ये हमें शो करता है कि पेड़ों का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे हिंदुइज्म में, हमारे हिंदू कल्चर में। इन आवर एंशियंट सिविलाइजेशन ट्रीज वे कंसिडर्ड लिविंग बींग्स। पेड़ों को काटना उस समय मना था, उनमें भी जान होती है, ऐसे आप सुने होंगे। चिपको मूवमेंट था, ओके, अ फैक्ट दैट हैज ऑल्सो बीन प्रूवन ट्रू इन दिस साइंटिफिक एरा। अब ट्रीज एक लिविंग बींग की तरह कंसिडर किए जाते थे पहले के टाइम पे। अभी आपको प्रूफ भी मिलता है, ये प्रूवन फैक्ट है कि अभी के साइंटिफिक टाइम पीरियड में ट्रीज हैव ऑल्सो लाइफ, ओके। इन एंशियंट टाइम्स प्रॉपर मेजर्स वे टेकन फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब एंशियंट टाइम पीरियड में प्रॉपर मेजर्स लिए गए थे पेड़ों की सुरक्षा करने के लिए, एंड एनवायरमेंट को कैसे हम प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स that were most useful for human welfare were categorized as sacred and worshipped, and their importance was emphasized through religious faith such as tulsi, पीपल, नीम, बरगद एंड मैंगो। तो अब एंशियंट टाइम पीरियड में पेड़ वगैरह और एनवायरमेंट को बचाने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए गए थे। एंड जो भी ट्रीज और प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल होते थे, आप हेल्थ के नज़रिए से देख लो या फिर
आप कोई भी मतलब एक प्रोमिनेंट चीज़ लेके लिख लो, तो उसके लिए क्या किया जाता था कि बहुत ही वर्शिप, एक सैक्रेड इन्वायरमेंट कर दिया जाता था कि वो चीज़ सैक्रेड है, पूजनीय है वो चीज़, तो उसे हमें संभाल के रखना है, ठीक है। एंड उनके इंपॉर्टेंस को भी बहुत इम्फोसाइज किया गया, जैसे कि आप तुलसी ले लो, पीपल का पेड़ ले लो, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, आम का पेड़, तो ये सारे कुछ पूजनीय पेड़ आप कह सकते हो हिंदुइज्म में। इन एंशियंट इंडिया, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया एग्रीकल्चर का। हमने लैंड कंप्लीट कर दिया, हमने फॉरेस्ट कंप्लीट कर लिया, ये लास्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का क्या वहाँ पे रोल था, ठीक है। तो एंशियंट टाइम पीरियड आप कह सकते हो कि एग्रीकल्चर वॉज मेन लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। आप कह सकते हो कि कृषि जो है, जो एग्रीकल्चर है, वो लोगों के लिए मुख्य आधार था, ठीक है। सो मोस्ट पीपल लिव इन विलेजेस वेयर दे लेड एन एनर्जेटिक एंड हेल्दी लाइफ। तो आप कह सकते हो कि जो भी अधिकांश लोग थे वो गांव में रहते थे, ठीक है, और फिर अपना वो हेल्दी एंड ऊर्जावान एनर्जेटिक लाइफ जीते थे। किंग्स ऑफन क्लेम अल्टीमेट ओनरशिप ऑफ लैंड वाइल मोस्ट प्लॉट्स वेर हेल्ड इन स्मॉल पार्सल्स। तो राजा के पास क्या होता था, बड़ी भूमि हुआ करती थी, ठीक है, जिसपे वो एक क्या बोलते हैं, अल्टीमेट ओनरशिप, निश्चित भुगतान पर मजदूरों के द्वारा वो वहाँ पे क्या कराता था, खेती कराता था, ठीक है। तो किंग ओन्ड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, किंग के पास बहुत सारे मतलब बड़ी भूमि थी, विच वेर कल्टिवेटेड बाय लेबरर्स, वो उन्हें फिक्स्ड पेमेंट देते थे उसके लिए, ठीक है। एज प्रेशर ऑन लैंड इंक्रीजेस पीपल बिगैन अ पॉलिसी ऑफ कोलोनाइजेशन। तो जैसे ही लैंड पे प्रेशर बढ़ा, जैसे ही भूमि पर जो दबाव बढ़ा लोगों का, तो क्या आ गया, पॉलिसी ऑफ कोलोनाइजेशन, मतलब उपनिवेशीकरण की नीति शुरू हो गई उस टाइम पीरियड पे। इसमें से क्या हुआ कि कचरे को साफ किया गया, फॉरेस्ट वगैरह को साफ किया गया, एंड नए गांवों का विकास हुआ, ठीक है, न्यू विलेजेस डेवलप करके। फ्रॉम दी जातक स्टोरीज वी लर्न दैट फार्मर्स फ्रॉम पॉपुलेटेड विलेजेस कट डाउन फॉरेस्ट एंड बिगैन कल्टिवेशन। तो हम जातक की कहानियों के से भी हमें पता चलता है कि जो भी आबादी वाले गांव थे, गांव के जो भी किसान थे, वो पेड़ों को काट कर साफ करके अपना पूरा क्या करते थे, वहाँ पे खेती स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। तो देयर आर एग्जांपल्स वेयर एंटायर विलेजेस वेयर कलेक्टिवली रीलोकेटेड बिकॉज दे कुड नॉट पे टैक्सेस टू द कल्टिवेटर्स। तो ऐसे भी आप एग्जांपल्स देखोगे जहाँ पे पूरे गांव को क्या बोलते हैं, कम्युनिटी, पूरे सामूहिक रूप से आप कह सकते हो कि रीलोकेट कर दिया गया, डिसलोकेट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो भी टैक्सेस पे नहीं किया था कलेक्टर्स लोगों को, ठीक है। Although rainfall was the main source of irrigation, canals, rivers, and artificial reservoirs were also constructed to ensure a regular supply of water to the fields. तो देखो, बारिश एक मेन सोर्स था इरिगेशन के लिए, लेकिन खेत में जो पानी का जो जैसे आपूर्ति नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट मेथड्स यूज करते थे, जैसे आप कह सकते हो कैनाल्स, नहर, नदियाँ, आर्टिफिशियल रेजर्वॉयर्स जो बनाया जाता था, जलाशय कहते हैं हिंदी में इसको, ये सब बनाए गए थे, ठीक है। द मेन क्रॉप्स ऑफ एंशिएंट इंडिया इंक्लूडेड व्हीट, बार्ली, राइस, मिलेट, शुगर केन, सेसमे, पीस, बीन्स एंड वेरियस काइंड्स ऑफ लेंटिल्स, ठीक है। तो ये सारे को उगाया जाता था प्राचीन भारत में। आप कह सकते हो कि ये सारे हमारी प्रमुख फसलें थी। कौन कौन? आप कह सकते हो गेहूं, जौ, चावल, बाजरा है, गन्ना है, सीसम है, मटर है, मसूर दाल की बहुत सारी किस्में थी, ठीक है। बार्ली एंड व्हीट वेर मेनली कल्टिवेटेड इन नॉर्दर्न एंड अदर कोल्डर रीजन्स। तो ये जो नॉर्दर्न वाला जो हिस्सा है और बाकी जो कोल्डर रीजन्स है, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जौ और गेहूं की खेती होती थी, ठीक है, उत्तर और अन्य ठंड स्थानों पर। ओके। राइस वॉज ग्रोन इन इरिगेटेड एरियाज। राइस को कहाँ उगाया जाता था? चावल की खेती की जाती थी जहाँ पे इरिगेशन बहुत अच्छा था। और मिलेट को वहाँ उगाया जाता था जहाँ पे हम राइस नहीं उगा सकते थे, वहाँ पे जो भी मतलब आप कह सकते हो जो लैंड चावल की खेती के लिए योग्य नहीं है, वहाँ पे हम क्या उगाते थे? मिलेट उगाते थे। In South India, especially in Kerala, large quantities of spices such as black pepper, cardamom, ginger, cinnamon were grown and they were exported to Europe in large amounts. अब देखो, साउथ इंडिया में क्या होता था, स्पेशली आप ले लो केरल में, तो केरल में बड़ी संख्या में आप कह सकते हो मसाले जैसे कि काली मिर्च, इलायची, अदरक, दालचीनी, ये सब उगाए जाते थे और ये सब भारी मात्रा में यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। In the southern region, sandalwood trees were found in large numbers and provided highly valuable fragrant wood. अब देखो, ये जो
दक्षिण है, ठीक है, दक्षिण आप रीजन ले लो, वहाँ पे जो भी चंदन के पेड़ बहुत पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत लार्ज नंबर्स में पाए जाते हैं चंदन के पेड़, जो बहुत ही मतलब सुगंधित, इनकी लकड़ी जो होती है वो हाईली फ्रेग्रेंट होती है, वुड, तो इसका वो प्रोडक्शन करते थे साउदर्न रीजन में। सैफरन वॉज मेनली प्रोड्यूस्ड इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस, तो जो फिर आप कह सकते हो केसर जो है वो हिमालयस का जो तलहटी, फुटहिल्स मतलब तलहटी, वहाँ पे सैफरन उगाया जाता था। कॉटन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल क्रॉप, कॉटन क्या था, कपास, ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हो सबसे महत्वपूर्ण कपड़ा वगैरह बनाने के लिए टेक्सटाइल क्रॉप था। इन द वेस्टर्न हिमालयाज ग्रेप, आलमंड्स एंड वॉलनट्स वेर कल्टिवेटेड, पश्चिम हिमालय में आप देख लो अखरोट, अंगूर, बादाम, ये सारी चीज़ों की खेती होती थी। सो हमारा यूनिट 5 का सेकेंड टॉपिक भी कंप्लीटेड है। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।